नमस्कार। बच्चे हैं अनमोल परिचर्चा के 23वें खंड में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की परिचर्चा में हम दो विशिष्ट महानुभावों के साथ उपस्थित हुए हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सर्वेश कुमार द्विवेदी जी कर रहे हैं। सर्वेश जी भाई साहब, आपका परिचर्चा में स्वागत है। श्री सर्वेश द्विवेदी जी भारतीय मजदूर संघ के अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे, राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया। वर्तमान में राष्ट्रधर्म प्रकाशन लिमिटेड के निदेशक हैं और संघ के साहित्य प्रकाशन, लोकहित प्रकाशन आदि का दायित्व देख रहे हैं। सर्वेश द्विवेदी जी भाई साहब के बगल में डॉक्टर संजीव वर्मा जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका परिचर्चा में स्वागत है। डॉक्टर संजीव वर्मा जी पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में KGMU में हैं। बच्चों से संबंधित विभिन्न प्रकार के विषयों को आपको रोज़मर्रा के जीवन में देखना होता है। हमारे अभिभावकों का ये पूछना है कि क्या तीसरी लहर आएगी तो क्या बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, और अगर बच्चे प्रभावित होंगे तो अभिभावक, उनके माँ बाप बच्चों की कैसे देखभाल करें, इसमें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। हालांकि एक वैक्सीन अभी प्रमाणित हुई है कि जो बच्चों के उपयोग में, और जो हमारी स्वयं की विकसित की हुई वैक्सीन है जिसका ऑलमोस्ट कुछ समय में ट्रायल पूरा हो जाएगा, और वो भी हमारी कोवैक्सीन जो है वो भी कुछ समय में आ जाएगी। लेकिन अब आज की तारीख में वैक्सीन की उपलब्धता बच्चों के लिए नहीं है, ये एक फैक्ट है। बच्चों के लिए दूसरी चीज़ ये भी बोली जा रही है कि बच्चों में एक नई तरीके की बीमारी जिसको मिस्क बोलते हैं, मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिस्टमिक डिसऑर्डर रिलेटेड टू कोरोना, ये भी एक गंभीर तरीके की बीमारी आई है। लेकिन एज ए होल आज तक के जो आंकड़े हैं, अब 20 साल तक की उम्र में अभी भी 12% से कम बच्चे इफ़ेक्ट हुए हैं, और छोटे बच्चों की बात करें तो लगभग 3% के करीब बच्चे इफ़ेक्ट हुए हैं। और जो बच्चे इफ़ेक्ट भी हुए हैं या इन्फेक्ट भी हुए हैं, उनमें भी गंभीर निमोनिया या गंभीर समस्याएं जिससे वो फैटलिटी रेट या मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसा परिलक्षित नहीं हुआ है। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगर जो रिसेंट फ्यूचर में अगर हम कुछ वेव एक्सपेक्ट भी करते हैं तो हमें गंभीर बच्चों की समस्याएं नहीं देखनी पड़े। लेकिन फिर भी चूँकि संभावना है और संभावना के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। इस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के कुशल दिशा निर्देशन में संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। हर जिला स्तर पे, लखनऊ में और हर प्रदेश के सभी हिस्सों में बच्चों को हर तरीके से कोरोना से जो भी खतरे उत्पन्न हो रहे हैं उसके हिसाब से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। हालांकि अभी भी हमारी जो आशंका है कि बहुत ज़्यादा बच्चों में नुकसान की संभावना या मृत्यु दर की संभावना नहीं होगी। लेकिन जो फैक्ट है वो अभी तक यही है कि वैक्सीनेशन की अनुपलब्धता की वजह से डेफिनेटली बच्चे हो सकता है ज़्यादा इन्फेक्ट हों, लेकिन बच्चों में गंभीर बीमारियों के परिलक्षण नहीं आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा ही लगभग अभी तक जो देखा गया है, प्रायः देखा गया है, वो भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम जितना ज़्यादा जोर दें कि तीसरी वेव को जितना आगे से आगे धकेला जा सके, उस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और तीसरी वेव को आगे धकेला सकने से हम, और जैसे भी जब भी हमारे पास वैक्सीन आएगी, हम बच्चों को ज़्यादा वैक्सीनेट कर पाएंगे। और आगे धकेलने का तरीका या समय हम और प्राप्त करने का तरीका जो है वो यही है कि आप अपने जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको बोला जाता है, कोरोना के काल में जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें। मैं पुनः दोबारा से बोलना चाहूँगा कि ये अभी फिर से देखा गया है कि सेकेंड वेव चली गई है और इसमें काफ़ी गंभीर क्षति भी हुई, लेकिन
अभी भी लोगों ने जैसे लगा कि कोरोना ख़त्म हो रहा है या कोरोना की वेव ख़त्म हो गई है तो वापस लापरवाहियाँ शुरू हो गई हैं। मास्क बहुत ज़रूरी है और फिज़िकल डिस्टेंसिंग, दो लोगों के बीच में कम से कम 6 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस जो है, तो जो भी अभिभावक इस परिचर्चा को देख रहे हैं, थर्ड वेव को हम जितना दूर ले जा सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे जैसे वेव दूर जाती रहेगी तो बच्चों की वैक्सीन चूँकि अब आने वाली हैं, तो वैक्सीनेशन शुरू हो चुका होगा, बच्चों को सुरक्षा कवच मिलना चालू हो जाएगा। साथ ही डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि आप अपने को वैक्सीनेट करें, अपने आप को कोविड प्रोटोकॉल के तहत एकदम सख्त तरीके से मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सैनिटाइजेशन या हाथ धोना, इसको लगातार करें। क्योंकि सर्वेश जी भाई साहब, 2-3 विषय अभिभावकों के द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं। एक विषय आ रहा है कि लगभग 17-18 महीने से स्कूल बंद थे, अभी 16 अगस्त से कुछ खुलना शुरू हुए हैं, कुछ 1 सितंबर से अब खुलेंगे। आज 23 सितंबर से भी कल कुछ विद्यालय खुले हैं, 6ठी 7वीं 8वीं के। तो परिवार में सब लोग एक साथ रह रहे थे, एकल परिवार हो चुके हैं। विगत 40 वर्षों में संयुक्त परिवार की व्यवस्था धीरे धीरे लगभग समाप्त होती जा रही है। तो इस पूरे काल में जो 17-18 महीने का अंतराल रहा, जब सब लोग एक साथ रहे तो आपस में उनमें तनाव बहुत ज़्यादा हुआ और निरंतर साथ रहने का एक नेगेटिव ये रहा कि जो गृहिणी होती हैं या घर के अंदर जिनको हाउसवाइफ को रहना होता है, उनका अपना प्राइवेट स्पेस भी ख़त्म था। जो प्रायः ये होता था कि बच्चे जब स्कूल चले गए, पति काम पे चले गए, तो 3-4 घंटे 5 घंटे का उनको खाली समय मिलता था, प्राइवेट स्पेस, वो भी ख़त्म हो गया। तो ऐसे जो तनाव और ऐसे जो एकल परिवारों की नई समस्याएं हैं, क्योंकि आप मजदूर संघ के रहे, आपने उन परिवारों को भी बहुत नज़दीक से देखा होगा जो रोज़ कमाओ रोज़ खाओ की व्यवस्था का अंग रहे होंगे। तो आप कैसे समाज को मार्गदर्शन करेंगे कि इन परिस्थितियों में पुनः एक संयुक्त परिवार व्यवस्था और एक संयुक्त जीवन व्यवस्था को पुनः कैसे प्रारंभ करें, इस पर मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। बच्चे हैं अनमोल, इनका कोई मूल्य नहीं है और बच्चे परिवार, समाज और राष्ट्र का भविष्य है। जो भारत की जीवन पद्धति है, जिसको ही हिंदू जीवन पद्धति कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक निर्णय में हिंदू जीवन पद्धति कहा है, हिंदू को रिलीजन नहीं कहा है। तो रिलीजन एक पंथ होता है, एक रास्ता है जीने का, वो पॉलिटिकल है, वो स्पिरिचुअल है और वो इकोनॉमिकल है। उस रास्ते से हटकर के समग्र दृष्टि से हिंदू जीवन पद्धति का एक स्वरूप था, है, लेकिन उसमें जो पश्चिमी दृष्टि आई उससे उसमें क्षरण हुआ है और जिसके कारण नई नई समस्याएं पैदा हुई हैं। मैं 2010 में चीन गया था और वहाँ कोरोना के विषय में आज मुझे लगता है कि चीन 2010 से ही चिंतित था और उसने जो है उस समय एक विषय रखा, विश्व में फाइनेंशियल क्राइसिस, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी। और आज अगर हम देखें तो कोरोना ने प्रभावित किया है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस प्रभावित किया है, एम्प्लॉयमेंट को प्रभावित किया है, एम्प्लॉयबिलिटी जिसके पास है वही सर्वाइव कर पा रहा है, नहीं तो उसके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गया। और यह लेबोरेटरी से तैयार किया हुआ है, नेचुरल नहीं, नेचुरल नेचर से ख़त्म होता है और लेबोरेटरी का उसके उपक्रम किए जाते हैं तब वो समाप्त होता है। और इसलिए जो तीसरी वेव के लिए कहा जा रहा है, पहली वेव वृद्धों के लिए थी इसलिए कि वहाँ वृद्धों की एक समस्या थी और वहाँ कम्युनिस्ट कंट्री होने के कारण उसने एक आदेश किया कि किसी एक वृद्ध को जिसके पास वृद्ध नहीं है उनको रखना होगा। ये भारत जैसे अन्य देशों में संभव नहीं, तो इसलिए वो कोरोना का वो स्वरूप था। दूसरा जो है जवान आदमियों की मृत्यु हुई है, हमारे तो भाई की भी इसी में गई, तो वो एक दूसरे प्रकार का था। और यह एक तीसरे प्रकार का है कि आने वाली जनरेशन जो है वह इससे प्रभावित हो और इसके लिए जो WHO है और उससे संबंधित जो कंपनी है जो मेडिसिन आदि बनाती हैं
उनका भी जो कमर्शियल दृष्टिकोण है वो भी यहाँ पर फैक्टर काम करता है, और जिसलिए WHO को जो काम करना चाहिए तो वो प्रॉपर उसने किया नहीं। तो इसलिए भारत क्यों सरवाइव कर रहा और क्यों सरवाइव करेगा, वह उसका मूल कारण है कि भारत में जो जीवन पद्धति है वह बहुत महत्वपूर्ण है, और जिसके कारण हम उसको संभाल सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद सर्वेश जी भाई साहब। तो जो भी अभिभावक इस परिचर्चा को देख रहे हैं, ये सुनिश्चित करें कि बच्चों को फिजिकल वर्क कैसे करने को मिले। घर के अंदर रहते हुए भी उनका शारीरिक श्रम अधिक से अधिक उनको कम दूरी के और छोटे दूरी में खेल सकने वाले खेल आदि का और खान पान का, साफ सफाई का, इसका ध्यान रखना होगा। और जो लोग डॉक्टर साहब, एक विषय अब नया शुरू हो गया। 16 अगस्त से 9, 10, 11, 12 के स्कूल भी खुल गए, और 23 अगस्त से 6, 7, 8 के भी खुल गए, और 1 सितंबर से सारे विद्यालय खुलने हैं। हालांकि सरकार ये कह रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आधी संख्या में विद्यालय खोले जाएं, आधी छात्र संख्या हो, लेकिन छात्र आना नहीं चाह रहे हैं। विद्यालयों से रिपोर्ट आ रही है कि 22 से 23% बच्चे ही अभी स्कूलों को आना चाह रहे हैं। तो 2-3 कारण ऐसे समझ आने लगे हैं कि बच्चों में 17-18 महीने में स्कूल के प्रति भय पैदा हो गया, बच्चों में कोरोना की रिपोर्टें देख देख के, टीवी देख देख के, या और भी न्यूज़ के जो सोशल मीडिया एस्पेक्ट्स हैं देख देख के भय पैदा हो गया। और तीसरा कारण ये भी है कि बच्चे कई बार जिस काम को करते रहते हैं उसके अभ्यस्त होते हैं, अब अभ्यास छूट गया स्कूल जाने का, तो इसलिए घर में रहने के बारे में सोचने लगे। तो इन बच्चों को कैसे मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाए, कैसे ये भी सुरक्षित किया जाए कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, बच्चे खुद मास्क लगाएं और सैनिटाइजेशन करें, क्योंकि बच्चों से ज़बरदस्ती कराना भी संभव नहीं है, और कैसे वो पढ़ाई को भी करें, इस पे मार्गदर्शन करें। आजकल के जो बच्चे हैं काफ़ी समझदार हैं, पहले से ही काफ़ी जागरूक भी हैं, और मुझे लगता है कि ये समस्या थोड़ा सा उनका भय और झिझक निकालने भर की रहेगी, और वो खुद ही अपने साथी दोस्तों से मिलना चाहेंगे, उनके साथ खेलना चाहेंगे। काफ़ी पिछले 1.5 साल से ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। ये जो पिछले 1.5 साल से भय का माहौल बना हुआ है, उसके लिए बस थोड़ा सा कुछ उनमें आत्मविश्वास पैदा करने की ज़रूरत है। अभिभावकों को चाहिए कि उनसे बात करें, और ये चीज़ें क्या कोरोना को लेकर स्कूलों में क्या प्रबंधन किया गया है उसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में समझाएं, कि वहाँ का जितना भी स्टाफ है, स्कूल को प्रायोरिटी पे स्कूल के जितना भी स्टाफ है उसको वैक्सीनेट किया गया है, उसके हिसाब से वहाँ से संक्रमण की संभावना थोड़ी सी मतलब कम ही है, लेकिन फिर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को वापस उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जो भी अभिभावक इस परिचर्चा को देख रहे हैं, ये ज़रूर आप भी महसूस करते होंगे कि बच्चों को जो सिखा दीजिए वो स्वयं स्वेच्छा से उसे लगातार करते हैं। सर्वेश जी भाई साहब, अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में आप हमारे अभिभावकों को क्या बोलना चाहेंगे? जितने भी ये देखने वाले सुनने वाले हैं अभिभावक, इनसे सभी से ये निवेदन है कि जैसा डॉक्टर साहब ने टीकाकरण और अपने को सुरक्षित रखने के लिए, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, और जो सरकार ने योजनाएं दी हैं इससे कोरोना से बचत के लिए, उन सभी का जिम्मेदारी से पालन करें और पालन कराएं। यह एक बहुत आवश्यक है। दूसरे, जो भारत की जीवन पद्धति है, हिंदू जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति में संकोच नहीं करना चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए, और इसको दृढ़ता से अपने को उससे आबद्ध करना चाहिए और बच्चों को उसके लिए प्रेरित करना चाहिए। जब उस जीवन पद्धति पर आएंगे तो इस तरीके के जितने भी, अब तो दुनिया कहा गया ना, दुनिया मुट्ठी में है, तो एक दूसरे से कांटेक्ट होगा ही, और उस कांटेक्ट में हम अपने को कैसे सरवाइव करें, कैसे हम अपने को वहाँ पर खड़ा रख सकें, इसके लिए हमें अपनी बचत करने के लिए और अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए
हमें आगे आना चाहिए और बच्चों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। धन्यवाद सर्वेश जी भाई साहब। तो जो भी अभिभावक इस परिचर्चा को देख रहे हैं, अपने आत्मबल को ऊंचा रखें, अपने आप को ईश्वर से जुड़ा हुआ रखें, ईश्वरीय प्रत्यावेदना करें, उनसे प्रार्थना करें और हम सब मिल के सामूहिक रूप से भी ये प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी भारतवर्ष को इस कोरोना महामारी से मुक्ति मिले। इसी के साथ आज की परिचर्चा में बस इतना ही। अगले 24वें अंक में बृहस्पतिवार को पुनः इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।